दोस्तों, तरह से पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वांगलिंग को सनसी, रंजू, फेंग और ज़ाओचुआन के प्लान के बारे में मालूम हो चुका था। इसलिए वो उन तीनों से कहता है कि मुझे तुम लोगों की फैमिली की 90% सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल चाहिए होंगे, उसके बाद मैं तुम लोगों की प्रोटेक्शन करने में तुम्हारी मदद करूंगा। जिस पर तो ये तीनों एग्री हो गए थे। साथ ही साथ दूसरी तरफ वांगलिंग को यूनसिया प्लैनेट के बारे में जानने को मिलता है, जहाँ पर गोल्डन फ्लेम और वेन्स थे। उन्हें हासिल करने के लिए वांगलिंग वहाँ पर जाने लगा था। तभी रास्ते में हुआनडोंग आ गया, जो कि मिस ल्यूमी का पर्सनल गार्ड था। वांगलिंग उसे बेरामी के साथ जान से मार डालता है। उसे हुआन फैमिली की फिक्र नहीं होती। वो यहाँ पर संजी से कहता है कि मैं 3 महीनों के लिए एक जरूरी काम करने के लिए जा रहा हूँ, 3 महीनों बाद मैं वापस आ जाऊंगा। ये कहते हुए वांगलिंग यूनसिया प्लैनेट की तरफ रवाना हो गया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआन फैमिली के लीडर को इस बारे में मालूम हो चुका था कि मिस ल्यूमी का पर्सनल गार्ड हुआनडोंग मारा जा चुका है और इसलिए ल्यूमी उसका बदला लेगी। तब तक वो यहाँ रानियोन स्टार को पूरी तरीके से सील कर देता है ताकि कोई भी वहाँ से एस्केप ना कर सके। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ पर बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वांगलिंग अपने स्टार कंपास और थंडर ड्रैगन पर उड़ते हुए आखिरकार यूनसिया प्लैनेट के बाहर पहुंच चुका था। जहाँ वांगलिंग देखते हैं कि यूनसिया प्लैनेट तो डेथ एनर्जी से घिरा पड़ा है। ये देखकर वांगलिंग भी सरप्राइज रह गया, क्योंकि वो अपने मन में सोचा था कि गोल्डन फ्लेम और के अंदर तो एक्सट्रीम यंग एनर्जी होती है, तो आखिर यहाँ पर ये डेथ एनर्जी इतनी ज्यादा अमाउंट में आई कहाँ से। सामने की तरफ मौजूद वो डेथ एनर्जी बहुत ही ज्यादा डेंस थी, जिसकी वजह से प्लैनेट यूनसिया के अंदर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वांगलिंग यहाँ पर अपने 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उस डेथ एनर्जी को काटकर फिर से यहाँ यूनसिया प्लैनेट के अंदर की तरफ आने लगा, जो जगह दिखने में बहुत ही ज्यादा अजीब थी। चारों तरफ डार्कनेस, बंजर और सूखे दरख्त थे। वांगलिंग यहाँ नीचे की तरफ आने के बाद अपने मन में सोच रहा था कि आखिर यहाँ के रहने वाले इनहिबिटर्स कहाँ हैं, क्योंकि वांगलिंग उन्हें देख नहीं पा रहा था। तभी अचानक वांगलिंग को वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी महसूस हुई, जिसे महसूस करते वांगलिंग फिर से एक चट्टान के पीछे जाकर छुप जाता है और उसे जानने को मिलता है कि वो खतरनाक एनर्जी असल में एक पैरासाइट की बॉडी से आ रही थी, जिसे देखते ही वांगलिंग शॉक होकर हैरान होते हुए कहता है कि ये तो मून गेजर सर्पेंट है, जो कि एक ड्रैगन की तरह दिखता है। लेकिन आखिर ये यहाँ पर कैसे है, क्योंकि वांगलिंग को एंशिएंट गॉड टूसी की मेमोरी से इस मून गेजर सर्पेंट पैरासाइट के बारे में जानने को मिला था, जिनकी बॉडी बहुत ही ज्यादा यूनिक टाइप की होती है। इन्हें सर्वाइव करने के लिए एंशिएंट गॉड का ब्लड चाहिए होता है। एंशिएंट गॉड्स की बॉडी साइज में बहुत ही ज्यादा बड़ी होती थी और ये भी उसी की बॉडी के अंदर या फिर उसके साथ रहते हैं। वैसे भी हर पैरासाइट बिल्कुल ऐसे ही अपने होस्ट के साथ चिपक कर खुद को सर्वाइव कराता है, जिससे नॉर्मली एंशिएंट गॉड की बड़ी सी बॉडी को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचता। उल्टा एंशिएंट गॉड इस मून गेजर सर्पेंट को एक स्पिरिट ट्रेजर की तरह इस्तेमाल करते थे, क्योंकि ये मून गेजर सर्पेंट अपने थर्ड फॉर्म में बहुत ही ज्यादा डेंजरस होते हैं और कहा जाता है कि जब एक एंशिएंट गॉड मारा जाता है तो उसकी बॉडी के अंदर मौजूद ये मून गेजर सर्पेंट भी उसी के साथ जान से मारा जाता है। क्योंकि वांगलिंग जब एंशिएंट गॉड लैंड किया था तो वहाँ पर बेशक एंशिएंट गॉड टूसी बहुत अरसे पहले मर चुका है और उसका जो मून गेजर सर्पेंट है उसका भी कोई नामो निशान वहाँ पर मौजूद नहीं था। और वांगलिंग इसी बात को तो लेकर हैरान था कि आखिर यहाँ पर ये मून गेजर सर्पेंट कर क्या रहा है। क्या इसका मतलब कि यूनसिया प्लैनेट की गहराई में कोई न कोई एंशिएंट गॉड होगा जो शायद मर चुका है और पता नहीं कैसे, लेकिन ये मून गेजर सर्पेंट सर्वाइव करके अभी भी जिंदा है। और ये सोचकर भी वांगलिंग हैरान था कि अब तक आखिर अलहेवन स्टार सिस्टम इस बारे में किसी और को मालूम क्यों नहीं हुआ। ये सब सोचती वांगलिंग फिर से आसपास की जगह को स्कैन करते हुए कहता है कि ये जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मुझे जल्दी से जल्दी गोल्डन फ्लेम और वेन्स हासिल करके यहाँ से निकलना होगा। यही सोचते हुए वांगलिंग प्लैनेट यूनसिया पर अगले 1 घंटे तक लगातार गोल्डन फ्लेम और वेन्स को ढूंढने लगा और उसे आखिरकार गोल्डन फ्लेम और वेन्स मिल भी गए थे, जिन्हें तलाश करने में वांगलिंग को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वांगलिंग जब उनके सामने पहुंच गया तो दूसरी तरफ लिनसुआन भी इस फ्लेम गोल्डन और वेन्स को देखकर सरप्राइज होते हुए कहता है ये सारे के सारे वेन्स अब हमारे होंगे। मास्टर, हमारी तो किस्मत खुल गई जो हमें इतना सारा ट्रेजर एक साथ मिल गया। जल्दी जल्दी से ये सारे हासिल कर लो, अब हम बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। लिनसुआन ये सब बोलते हुए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो गया था, जहाँ वो वांगलिंग से कह रहा था कि मास्टर बस सिर्फ आप ऑर्डर करो, मैं आपके लिए ये सारे के सारे गोल्डन फ्लेम और एक साथ इकट्ठा कर दूंगा। वांगलिंग उसका मुंह बंद करा देता है, क्योंकि वांगलिंग यहाँ पर कुछ सोच रहा था। वो अपने सामने मौजूद उस गोल्डन फ्लेम और को टच करने से पहले अचानक से रुकते हुए कहता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। ये गोल्डन फ्लेम और वेन्स काफी जरा बाहरी सतह पर लगे हुए हैं। कोई भी असेंडेंट लेवल का कल्टीवेटर आसानी के साथ सिर्फ थोड़ी सी मेहनत के साथ इन्हें ढूंढ सकता है, तो आखिर बाकी के असेंडेंट कल्टीवेटर्स को ये ट्रेजर यहाँ पर मिला क्यों नहीं, और अगर उसे ये ट्रेजर मिले तो वो लेकर क्यों नहीं गया। इस तरह के ट्रेजर अर्थ कोर में हजारों लाखों साल बाद बनते हैं, और जो इनके बनने का तरीका है वो सारे के सारे क्रिस्टल बिल्कुल एक सेम साइज के नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर मौजूद जितने भी ये गोल्डन फ्लेम और वेन्स थे ये सारे के सारे प्योर और परफेक्टली यूनिफॉर्म शेप में है, मानो जैसे कि ये मिलकर एक स्केलेटन बॉडी क्रिएट कर रहे हो। ये सोचते वांगलिंग फुर्र से उड़ते हुए हवा में आ जाता है और अब उसे सब कुछ समझ आने लगा कि जिन चीजों को वो दरख्त समझ रहा था असल में वो दरख्त नहीं बल्कि बहुत बड़े बड़े टेंटिकल्स है। और यूनसिया प्लैनेट पर मौजूद ये सारे के सारे गोल्डन फ्लेम और वेन्स ये एक बड़ा सा स्केलेटन बॉडी क्रिएट करते हैं। यानी कि अगर सही तरीके से कहूँ तो वांगलिंग इस वक्त जिस यूनसिया प्लैनेट पर मौजूद है वो असल में खुद में ही एक बहुत बड़ा मून
गेजर सर्पेंट पैरासाइट है, जो कि अपने फर्स्ट फॉर्म में साइज में काफी जरा छोटा होता है, सेकंड फॉर्म में वो साइज में इतना बड़ा हो जाता है और साथ ही साथ वो स्लीप में होता है। और अगर ये मून गेजर सर्पेंट अपने थर्ड फॉर्म में आ गया तो उसके बाद वांगलिंग की खैर नहीं। वांगलिंग भी यहाँ पर चैन की सांस लेते हुए कहता है कि अगर मैंने वो गोल्डन फ्लेम और वेन्स हासिल करने के लिए खुदाई करना शुरू की होती तो इसकी वजह से वो मून गेजर सर्पेंट नींद से जाग जाता और इस तरह के टेरिफाइंग बीस्ट के सामने मेरा सर्वाइव करना काफी जरा डिफिकल्ट हो जाता। शायद जितने भी एसेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर्स यहाँ पर आए होंगे इस ट्रेजर को हासिल करने के लिए, वो इस राज के बारे में नहीं जान पाए होंगे और जब तक वो लोग समझे होंगे तब तक काफी देर हो चुकी होगी और वो सब मारे जा चुके होंगे। इसलिए अभी तक किसी और को इस ट्रेजर के बारे में मालूम ही नहीं हुआ। इसलिए वांगलिंग यहाँ पर जल्दबाजी में कोई कदम नहीं लेता, बल्कि वो वहाँ से वापस जाते हुए अपने मन में सोच रहा था कि मुझे ये गोल्डन फ्लेम और वेन्स किसी तरीके से तो हासिल करनी है, क्योंकि मुझे ये अपने हेवन डिफाइंग बीट के लिए चाहिए। बस बात ये है कि मुझे कोई न कोई दूसरा रास्ता निकालना होगा, यानी कि शायद वांगलिंग इस मून गेजर सर्पेंट को नींद की दवाई या फिर कोई ऐसी चीज देने वाला है जिससे वो इसे बेहोश करके ये ट्रेजर हासिल कर सके। वांगलिंग तैयारी करने के लिए वापस से रानियन प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ हुआन फैमिली पर आ जाता है, जहाँ हुआन मून लेक पर हम देखते हैं कि हुआन फैमिली के कई सारे एल्डर्स इकट्ठा हो चुके थे और सेंटर में यहाँ मिस ल्यूमी मौजूद थी, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब लोग ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट टेक्निक को परफॉर्म कर रहे थे। यहाँ पर ये सारे के सारे एल्डर अपनी बॉडी से एक खून का कतरा निकालते हुए मिस ल्यूमी की बॉडी के अंदर बेचने लगे। तभी वहाँ पर मास्टर हुआन वुकिंग भी आ जाता है, जो कि मिस ल्यूमी से कह रहा था कि ये ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद ल्यूमी तुम पूरी तरीके से हमारे हुआन क्लैन की एक मेंबर बन जाओगी। तुम्हारे पास भी हमारी हुआन फैमिली का ब्लड लाइन होगा, बस तुम्हें सिर्फ एक ही काम करना होगा कि तुम इस हुआन फैमिली के ब्लड लाइन को कभी भी डिसरिस्पेक्ट ना करो और इसकी इज्जत को हमेशा बरकरार रखो। जो सुनकर मिस ल्यूमी अपने मास्टर के सामने सर झुकाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हुआन वुकिंग ने अपनी बॉडी से ब्लड निकालती उस ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट टेक्निक के अंदर ऐड करना शुरू कर दिया था। साथ ही साथ वो किसी एंसेस्ट्रल स्पिरिट ब्लड लाइन टेक्निक को भी एक्टिवेट कर रहा है, जिसकी वजह से आसमान से खतरनाक एनर्जी मिस ल्यूमी की बॉडी के ऊपर आकर गिर रही थी। दूसरी तरफ ग्रेट एल्डर ये सब देख रहा था, साथ ही वो अपने मन में कह रहा था कि पास में हमारी हुआन फैमिली भी इमॉर्टल्स हुआ करते थे, हम लोग थंडर सेलेस्टियल रेल्म से बिलोंग करते थे। और जब थंडर सेलेस्टियल रेल्म कोलैप्स कर गया और इमॉर्टल ब्लड लाइन गायब हो गई, तो उसके बाद तब से लेकर अब तक हम लोग इस ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं अपने ब्लड को प्योर और साथ ही साथ सुप्रीम बनाने के लिए, जो करने के लिए हुआन फैमिली के जितने भी एल्डर है उन्हें डिसाइपल के साथ अपने ब्लड शेयर करना पड़ता है। और सबसे ज्यादा अपना ब्लड लाइन शेयरिंग तो यहाँ मास्टर हुआन वुकिंग कर रहा था। वो इवन ये बात अच्छे से जानते रहे कि इतना सारा ब्लड लाइन शेयर करने की वजह से उनका कल्टिवेशन लेवल गिर जाएगा, लेकिन उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी। वो मिस ल्यूमी के ब्लड लाइन को प्योर करने के लिए ये कीमत भी चुकाने के लिए तैयार थे। साथ ही साथ उनके पास 10,000 इल्यूजन फॉर्मलेस डाउ थी। हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने 10,000 इल्यूजन फॉर्मलेस डाउ को भी एक्टिवेट करके मिस ल्यूमी के साथ शेयर करने लगे। 10,000 इल्यूजन फॉर्मलेस डाउ बहुत ही सारा पावरफुल थी और हम देखते हैं कि वो भी यहाँ मिस ल्यूमी को मिल जाती है, जिससे ग्रेट एल्डर को तो काफी जरा जेलसी हो रही थी, क्योंकि अब तक हुआन वुकिंग ने अपनी ये 10,000 इल्यूजन फॉर्मलेस डाउ किसी और डिसाइपल को नहीं दी थी। मिस ल्यूमी वाकई में काफी जरा खुशनसीब है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट टेक्निक की वजह से अचानक ही मिस ल्यूमी का लेवल ब्रेक थ्रू हो गया। एक के बाद एक लेवल ब्रेक थ्रू करते हुए मिस ल्यूमी यहाँ पर असेंडेंट की ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच जाती है, जो देखकर तो ग्रेट एल्डर भी सरप्राइज हो गया था, क्योंकि असेंडेंट लेवल में इंटर करने के बाद सिर्फ एक लेवल को पार करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन दूसरी तरफ मिस ल्यूमी के लिए तो ये बच्चों का खेल हो गया। इतनी आसानी के साथ उसने अपने लेवल्स को ब्रेक थ्रू कर लिया और वैसे भी एक असेंडेंट लेवल के कल्टिवेटर को उसकी डाउ भी अंडरस्टैंड करके मिल जाती है। मिस ल्यूमी के मास्टर ने तो उससे 10,000 इल्यूजन फॉर्मलेस डाउ देने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ मिस ल्यूमी ने उसे इवॉल्व करवा के 10,000 इल्यूजन डबल डाउ में कन्वर्ट कर दिया, जो देखकर तो वहाँ पर मौजूद हुआन फैमिली के सारे कल्टिवेटर्स ही सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि इन लोगों को लगता था कि हुआन फैमिली के ब्लड लाइन से 10,000 इल्यूजन डबल डाउ तो पूरी तरीके से गायब हो चुकी है। अब ये लोग बस सिर्फ 10,000 इल्यूजन फॉर्मलेस डाउ का ही इस्तेमाल कर सकते थे, मगर चूंकि मिस ल्यूमी इतनी ज्यादा टैलेंटेड है तो वो हुआन फैमिली की खोई हुई डाउ को वापस ले आई, जिसे 10,000 इल्यूजन हेवनली डबल डाउ कहते हैं। मिस ल्यूमी का ब्लड रिप्लेसमेंट आर्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका था, जिसके लिए वो अपने मास्टर का शुक्रिया अदा कर रही थी, मानो जैसे कि मिस ल्यूमी का यहाँ पर एक नया जन्म हुआ हो। दूसरी तरफ मास्टर हुआन वुकिंग को भी यहाँ अपने डिसाइपल पर बहुत ही ज्यादा प्राउड महसूस हो रहा था। हालांकि उन्हें तो परेशान होना चाहिए, क्योंकि उनकी कल्टिवेशन सेकंड स्टेप निर्वाणा स्पाइरल से गिरकर पर्पल यंग पर आ चुकी है, लेकिन वो परेशान नहीं होते, उल्टा वो खुश होते हुए कह रहे थे, शाबाश मेरी डिसाइपल, तुमने इस बुढ़ाऊ को बिल्कुल भी निराश नहीं किया, तुमने मेरी उम्मीद से ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है। ये कहती वो अपने एंसेस्टर्स को याद करते हुए कहता है कि एंसेस्टर्स, क्या आप देख पा रहे हैं कि हमारी हुआन फैमिली ने जो 10 मिलियन साल पहले 10,000 इल्यूजन हेवनली डबल डाउ को खो दिया था, वो वापस आ गई और उसे लाने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी डिसाइपल हुआन मी है। ये बोलती हुआन वुकिंग यहाँ हुआन मी यानी कि मिस ल्यूमी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि अब से तुम ऑफिशियली हमारी हुआन फैमिली की मेंबर बन चुकी हो और हुआन फैमिली के मेंबर होने के नाते रानियन प्लेनेट पर तुम्हारी पहली बैटल होने वाली है। तो जाओ उन पर हुआन फैमिली का कहर बरसाओ और वहाँ खून की नदियाँ बहा दो। यह इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ रानियन प्लेनेट पर भी आ जाता है, जिसे पूरी तरीके से सील कर दिया गया था। ज़ाओ जुआन तो यहाँ पर उस सील को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन चाहे वो जो मर्जी कर ले कोई भी फायदा नहीं हो रहा।
जाते हैं, जो कि यहाँ जाओ जुआन को शांत कराते हुए कह रहे थे कि शांत हो जाओ, अपनी एनर्जी को संभाल कर रखो, इस तरह से जाया मत करो। वैसे भी अगर हम तीनों मिलकर भी अपनी पावर का इस्तेमाल करें तो हम तब भी स्टार लॉकिंग ग्रैंड फॉर्मेशन को नहीं तोड़ सकते। जाओ जुआन भी कोशिश कर करके थक चुका था और वो यहाँ गुस्सा होते हुए कहता है फिर हम आखिर क्या करें? अगर हम इस फॉर्मेशन को तोड़ नहीं सकते तो हमें क्या करना चाहिए? हाथ पर हाथ धरे रख के अपनी मौत का इंतजार। रंजू फेंग तो हुआन वुकिंग की चाल को समझ चुका था कि वो हम लोगों को चारे की तरह इस्तेमाल करेगा ताकि वो अपनी बेटी हुआनमी की इज्जत को हुआन फैमिली में बढ़ा सके। यहाँ संजी अपने दोस्तों से कहता है कि हम लोगों को सुमो का इंतजार करना चाहिए। उसने कहा था कि 3 महीनों बाद वो वापस आएगा। जाओ जुआन को तो इस बात पर भरोसा नहीं था। वो कहता है कि वो एक बार यहाँ से निकल गया है, वो भला मौत के कुएं में वापस लौटकर क्यों आएगा? कोई भी इतना बेवकूफ नहीं है। यहाँ पर वो जब ये सब बातें कर रहे थे तभी अचानक हॉस्पिटल हवा में उड़ने लगे, जिससे इन तीनों को समझ आ गया था कि हुआन फैमिली की मेंबर हुआनमी यहाँ पर आ चुकी है। जो बात सही है, हुआनमी यानी कि मिस लूमी हवा में समन हो जाती है, जिसका प्रेशर यहाँ इन तीनों पर पड़ने लगा था। जहाँ वो कह रही थी कि रानियन प्लेनेट के 3 मेन फैमिलीज के लीडर तुम तीनों ही हो ना। और सिर्फ यही नहीं बल्कि हम देखते हैं कि मिस लूमी का प्रेशर यहाँ पर पूरे के पूरे रानियन स्टार पर ही पड़ रहा है। कई मासूम लोग जान से मारे जा रहे थे। संसी ये सब देखते हुए कह रहा था कि आज के दिन क्या एक लड़की के हाथों पूरा रानियन प्लेनेट तबाह होने वाला है। वो इसी तरह की बात कर रहा था कि तभी अचानक हम देखते हैं कि रंजू फेंग धीरे-धीरे करके अपने पैरों पर खड़ा होने लगा और वो साथ ही साथ हंसते हुए कह रहा था कि ब्रदर जाओ ब्रदर सन, आज ये मुसीबत जो हमारे सर पर आ चुकी है क्यों ना हम तीनों मिलकर इसका मुकाबला करें। और ये कहती वो अपने ओरिजिन सोल को चलाना शुरू कर देता है, जिससे उसकी पावर बढ़ चुकी थी। रंजू फेंग कह रहा था कि आज के दिन हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, बेशक फिर हम लोग यहाँ पर मारे भी जाए तब भी हमें किसी बात का अफसोस नहीं होगा। जो देखकर जाओ जुआन कहता है कि ब्रदर रंजू फेंग तुमने बिल्कुल सही कहा और चूंकि तुम अपने ओरिजिन सोल को चला रहे हो तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। ये कहती वो भी अपने सोल ओरिजिन को चलाते हुए खुद की पावर को बढ़ाना शुरू कर देता है, जिस पर संजी कहता है कि चूंकि तुम दोनों आगे जा रहे हो तो मैं पीछे कैसे रह सकता हूँ। ये बोलते हुए संजी ने भी अपने सोल ओरिजिन को चलाते हुए अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया। तीनों मिस लूमी पर हमला करने के लिए तैयार हो गए थे। दूसरी तरफ मिस लूमी धीरे-धीरे से सामने की तरफ बढ़ते हुए कह रही थी कि तुम तीनों वाकई में काफी इज्जत के काबिल हो, जो तीनों मरते दम तक मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो। पर अफसोस ये किसी काम की नहीं, क्यों ना मैं तुम लोगों के एफर्ट्स को थोड़ा सा बचा लूं। और ये कहती वो फौरन से यहाँ पे 1000 इल्यूजन डोमेन टेक्निक एक्टिवेट कर लेती है। जिस 1000 इल्यूजन डोमेन टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि उसने इन तीनों एल्डर्स को फंसा दिया था। सिर्फ रंजू फेंग असेंडेंट के मिड स्टेज का कल्टीवेटर है, इसलिए वो खुद को आजाद करवाने में कामयाब हो पाया और वो तेजी के साथ यहाँ मिस लूमी पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है। फिर उसके पंच के सामने जाओ जुआन आ जाता है, जो कि मिस लूमी के कंट्रोल में था। मिस लूमी यहाँ पर जाओ जुआन से कहती है चूंकि तुम अपने ओरिजिन सोल को चलाने ही वाले हो तो उसे पूरा चला दो। ये सुनते ही जाओ जुआन ने अपने ओरिजिन सोल को पहले से भी ज्यादा तेजी के साथ चलाना शुरू कर दिया था और वो साथ ही साथ रंजू फेंग पर हमला कर देता है। रंजू फेंग ये देखकर चिल्लाते हुए कहता है कि ब्रदर जाओ जुआन होश में आओ। पर कोई फायदा नहीं, जाओ जुआन रंजू फेंग पर अभी भी हमले कर रहा था, जिससे वो बड़ी मुश्किल से खुद को प्रोटेक्ट कर रहा है। रंजू फेंग संजी को आवाज देते हुए कहता है कि ब्रदर संजी मेरी मदद करो। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि संजी भी लूमी के कंट्रोल में था। वो अपनी तलवार को पीठ पीछे रंजू फेंग की बॉडी में घुसा देता है, जो देखकर तो रंजू फेंग पूरी तरीके से शॉक हो गया था। ये नजारा देखकर उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि चुड़ैल आखिर ये किस तरह का डाउ इंटेंट है जिसे तुम इस्तेमाल कर रही हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि संजी और जाओ जुआन दोनों ही मिस लूमी के 10,000 इल्यूजन डबल डाउ टेक्निक के अंदर फंस चुके थे और इसी वजह से वो दोनों बिना किसी झिझक के लगातार रंजू फेंग पर हमला करते रहे, जिस वजह से रंजू फेंग तो बहुत ही बुरी तरीके से घायल हो चुका था। मिस लूमी ने मजे के साथ कंट्रोल कर रही है। रंजू फेंग जख्मी हालत में मिस लूमी से कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं इतना भी सारा ताकतवर नहीं, तुम चाहती तो मुझे भी कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने सिर्फ मेरे भाइयों को कंट्रोल किया और मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं समझ गया, तुम मेरे ही भाइयों के हाथों मुझे मरवाना चाहती हो। लड़ने का ये तरीका बहुत ही सारा गलत है। जिस पर मिस लूमी टेलीपोर्ट करते हुए रंजू फेंग के पीछे आते हुए कहती है कि आखिर मैं तुमसे कब लड़ी? मुझ पर इस तरह की बिला वजह इल्जाम मत लगाओ, तुम तीनों भाई ही आपस में लड़ रहे हो, मेरा इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं। ये कहती मिस लूमी ने यहाँ पर अपने 10,000 इल्यूजन हेवनली डबल डाउ टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था और वो साथ ही साथ कह रही थी कि इस डाउ के होते हुए मुझे कभी भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। मैं जहाँ से भी गुजरती हूँ वहाँ से हजारों लाखों कल्टीवेटर मेरे लिए खुद अपनी मर्जी से जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये कहती वो चुटकी बजाकर कहती है कि चलो मेरे लिए मर जाओ। जो सुनते हम देखते हैं कि संजी और जाओ जुआन दोनों मिस लूमी के ऑर्डर पर तेजी से रंजू फेंग की तरफ बढ़ते हुए खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इस बड़े से टेरिफाइंग ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि रंजू फेंग भी हार चुका था और वो जख्मी हालत में नीचे की तरफ गिरने लगा। तभी अचानक मिस लूमी अपनी एनर्जी स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल करते हुए रंजू फेंग को हवा में ही जकड़ लेती है, जिससे वो कह रही थी कि तुम तीनों की ताकत इतनी ज्यादा नहीं कि तुम लोग हुआनडोंग को जान से मार सको। बताओ कि आखिर उस वक्त तुम लोगों के साथ वहाँ पर और कौन था? रंजू फेंग कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए मिस लूमी कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि तुम लोग मुझे बेवकूफ बना सकते हो? तुम लोगों ने अपने ओरिजिन सोल को चलाते हुए मुझसे मरते दम तक फाइट करने की कोशिश की, पर मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन थी। तुम तीनों ने पहले ही अपने क्लोन तैयार कर लिए हैं जिनकी कल्टीवेशन कम है, लेकिन उनमें तुम लोगों की लाइफ एनर्जी है और तुम लोग यही सोच रहे थे कि बेशक अगर तुम लोगों की मेन बॉडी यहाँ पर मारी भी जाए तब भी तुम लोग सर्वाइव कर जाओगे और बचकर यहाँ से निकल जाओगे। अपने राज को फाश होता हुआ देखकर रंजू फेंग
घबरा जाता और वो कहता है कि उस आदमी का नाम यूमू है, प्लीज मेरी जिंदगी बख्श दो, वो मैं नहीं था जिसने तुम्हारे गार्डियन हुआनडोंग को जान से मारा था, बल्कि वो वही ज़ूमू था। लेकिन ज़ूमू पहले ही रनियन प्लेनेट को छोड़कर जा चुका है, अगर तुम उसे टैग करके उससे ढूंढना चाहती हो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। पर मिस ल्यूमी उसकी बात नहीं सुनती, बल्कि वो यहाँ पर अपनी मुट्ठी को बंद करते हुए रंसू फेंग की बॉडी को एक्सप्लोड करवा देती है। साथ ही सर वो कह रही थी कि मुझे कोई जल्दबाजी नहीं, वो ज़ूमू भी नहीं बचेगा, चाहे वो दुनिया के किसी कोने में भी चले जाए। एक बार हुआन फैमिली का ब्लड किसी के भी हाथ पर लग जाए, उसके बाद वो कभी भी सर्वाइव करके बच नहीं सकता। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वांगलिंग पर आ जाता है, जो कि अपने थंडर ड्रैगन के साथ रनियन प्लेनेट वापस आ चुका था और वो देखता है कि प्लेनेट के बाहर कुछ रिस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन लगी हुई है, जो देखकर वो हैरान होते हुए कह रहा था कि जब मैं यहाँ से जा रहा था तब तो इस प्लेनेट के आसपास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। ये फॉर्मेशन दिखने में काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रही है, जिसे ढूंढने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हाँ इसके अंदर सुराख करके इसके पार गुजरना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और वांगलिंग यहाँ पर कुछ हैंड साइंस बनाते हुए यहाँ उस फॉर्मेशन के अंदर एक छोटा सा रास्ता खोल देता है, जिसकी मदद से वांगलिंग यहाँ प्लेनेट के अंदर इंटर कर गया। यहाँ प्लेनेट के अंदर आती वांगलिंग ने चारों तरफ अपनी एनर्जी को फैला दी थी ताकि वो पूरे के पूरे प्लेनेट को स्कैन कर सके। तभी वांगलिंग को दूर आइस प्लेन में यहाँ सनसी का क्लोन दिखाई दिया, जिस क्लोन की कल्टीवेशन कोर फॉर्मेशन के पीक लेवल की थी, यानी कि वो काफी ज्यादा कमजोर था। दूसरी तरफ मिस ल्यूमी ने भी उस क्लोन को ढूंढ लिया है, जिसे मारने के लिए वो उसके सामने आ चुकी है। वांगलिंग ने भी उसे देख लिया, जिसे देखकर वो हैरान होते हुए कहता है कि ये असेंडेंट की ग्रेट परफेक्शन पर इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। वांगलिंग सोच रहा था कि इसके साथ हेड टू हेड लड़ना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा, पता ही मैं जीतूंगा या हारूंगा, पर फिर भी वांगलिंग वहां पर जाना चाहता था। साथ ही सर वांगलिंग सोच रहा था कि मैंने अपनी आइडेंटिटी को तो चेंज कर दिया है, क्या वो मुझे पहचान पाएगी या नहीं। वांगलिंग अभी इसी कश्मकश में था। सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ संजी के क्लोन पर आ जाता है, जो कि भागते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये लाइफ सेविंग क्लोन मैंने सब लोगों से छुपकर बनाया था, लेकिन आखिर इस औरत को इस बारे में मालूम कैसे हो गया। हम देखते हैं कि इस कमजोर से क्लोन के पीछे धीरे धीरे मिस ल्यूमी भी आ रही थी, जो कि कह रही थी कि बड़े हीरो की तरह तुमने अपने ओरिजिनल सोल को जलाया था ना, जैसे कि तुम अपनी मौत को एक्सेप्ट करने वाले हो, लेकिन फिर इस तरह से क्लोन को बनाकर मुझसे इस तरह डर कर भागना, ये तो काफी जरा कायरो वाली हरकत है। मुझे देखकर बड़ा ही मजा आ रहा है। मुझे तुम लोगों को मारने से पहले तुम लोगों के चेहरे पर यही खौफ तो देखना था। जो सब बोलते हुए वो एक पंखड़ी निकालकर यहाँ अभी उस क्लोन को खत्म करने ही वाली थी, पर तभी अचानक वहाँ पर वांगलिंग पहुंच गया, जो उस अटैक को ब्लॉक करते हुए संजय की जान बचा लेता है। मिस ल्यूमी भी यहाँ पर वांगलिंग को देखकर सरप्राइज रह गई थी कि आखिर ये है कौन। दूसरी तरफ संजय भी वांगलिंग को देखकर कहता है कि सीनियर ज़ूमू प्लीज मुझे बचा लो। दूसरी तरफ वांगलिंग को भी थोड़ा गुस्सा आ रहा था, वो कह रहा था कि कमीने संजय, अगर तूने ये क्लोन बना ही लिया था खुद की जान बचाने के लिए, तो आखिर इस बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। क्या तुम चाहते थे कि मैं तुम लोगों के लिए असली में लाइफ एंड डेथ बैटल करूं, और तुम लोग बेशक अगर लाइफ एंड डेथ बैटल का दिखावा करो तब भी क्लोन की मदद से तुम लोग बच जाओ। जो सुनकर तो संजय भी पूरी तरीके से खामोश था, क्योंकि आखिर अब वो यहाँ पर क्या ही कह सकता है। वांगलिंग जवाब देते हुए कहता है कि चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी तुम लोगों के सेलेस्टियल जेड क्रिस्टल ले चुका हूँ, इसलिए अब ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम लोगों की हिफाजत भी करूँ, मैं अपने वादों को हमेशा निभाता हूँ। ये सब कहने के बाद वांगलिंग धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ ल्यूमी से कह रहा था कि बीच में मत आओ, मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रहा हूँ, अब तुम्हें यहाँ पर केओस मचाने की कोई जरूरत नहीं, जितनी जल्दी हो सके रनियन प्लेनेट को छोड़कर चली जाओ। और ये कहती वांगलिंग यहाँ संजी के क्लोन के साथ वहाँ से जाने लगा था। दोनों ही तिरछी आंखों से एक दूसरे को घूर कर देख रहे थे, तभी अचानक मिस ल्यूमी की बॉडी के अंदर मौजूद एक एनर्जी रिएक्ट करने लगी, जिस एनर्जी को महसूस करके पहले मिस ल्यूमी को एक शॉकिंग झटका लगा, फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अब तुम्हारी कल्टीवेशन असेंडेंट स्टेज पर पहुंच चुकी है, तो तुम्हें क्या लगा था कि मैं तुम्हें नहीं पहचान सकी। तो सुनते ही वांगलिंग फौरन से एक फिंगर अटैक यहाँ मिस ल्यूमी पर चल देता है, जिसे ब्लॉक करने के लिए मिस ल्यूमी ने भी अपने सामने एक बैरियर क्रिएट कर लिया था, और वो कह रही थी कि तुमने बेशक अपना चेहरा बदल लिया है, अपनी एनर्जी को अल्टर कर लिया है, तुम्हारा ऑरा भी चेंज हो चुका, लेकिन तुम्हें क्या सच में लगा था कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगी। ये आंखें, ये नजरें सिर्फ एक ही इंसान की हो सकती है वांगलिंग। आखिरकार फिर से तुमसे मेरा आमना सामना हो गया, इस बार तुम मरोगे। और ये कहती वो कई सारे फ्लावर पेटल्स का इस्तेमाल करते हुए वांगलिंग पर हमला कर देती है। इस ब्लास्ट के इफेक्ट के कारण वांगलिंग भी थोड़ा सा पीछे की तरफ दिखने लग गया। मिस ल्यूमी कह रही थी कि पिछली बार सुजाकू प्लेनेट पर तुमने मेरे रैम को तबाह कर दिया था, मेरे डोमेन को करप्ट कर दिया, इस बार मैं तुमसे उसका बदला लूंगी। मैं पहले ही तुम्हारे ऑब्सेशंस को देख चुकी हूँ, तुम्हें किस किस चीज से लगाव है, आज के दिन मैं तुमसे वो सब कुछ छीन लूंगी और इसी तरीके से मेरा बदला तुमसे पूरा होगा। वांगलिंग मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा नफरत करती हूँ। और ये कहती हम देखते हैं कि मिस ल्यूमी ने अपने डोमेन को चारों तरफ फैला दिया था, जिसके अंदर वो वांगलिंग को भी जकड़ लेती है। वांगलिंग भी दूसरी तरफ अपनी इमोर्टल सोर्ड को बाहर निकाल लेता है, और हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर मिस ल्यूमी कह रही थी कि वांगलिंग अब मैं तुम्हें जान से मारकर तुम्हें तुम्हारी लिमुआन के पास भिजवा दूंगी। वांगलिंग और मिस ल्यूमी के दरमियान यहाँ पर काफी देर तक इसी तरह खतरनाक सोर्ड फाइट चलती रही, जहाँ इन दोनों के टकराव के कारण अचानक से हम देखते हैं कि वो डोमेन चकनाचूर हो गया। वांगलिंग निकलकर बाहर की तरफ आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपने 7 स्पिरिचुअल सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए मिस ल्यूमी पर हमला करने वाला था, मगर दूसरी तरफ मिस ल्यूमी ने भी हवा में उन 7 स्पिरिचुअल सोर्ड्स को रोक दिया, क्योंकि वो यहाँ पर अपने 10,000 इल्यूजन डेविल डाउ को एक्टिवेट कर चुकी थी, जिस इल्यूजन डाउ के अंदर वांगलिंग फंस चुका। इस 10,000 इल्यूजन डेविल डाउ टेक्निक के अंदर हम देखते हैं कि वांगलिंग को अपने सामने रेड बटरफ्लाई दिखाई देती है, जो देखकर वांगलिंग हैरान होते हुए कह रहा था कि आखिर ये किस तरह की
टेक्निक है क्योंकि मैं स्पिरिचुअल सेंस की मदद से महसूस कर पा रहा हूँ कि ये असली में ही रेड बटरफ्लाई है। ये इल्यूजन बहुत ही ज्यादा रियल महसूस हो रहा था, लेकिन वांगलिंग जानता रहा कि इल्यूजन तो सिर्फ इल्यूजन ही होता है। इसलिए हम देखते हैं कि वांगलिंग ने भी फर्ज से अपने रिवर फॉल डाउन टेक्निक को भी क्रिएट कर लिया था, जिसकी मदद से वो रेड बटरफ्लाई की इल्यूजन को खत्म कर देता है। और ऐसा करने के साथ ही अचानक वांगलिंग को अपने दाई तरफ हजारू के बचपन का फॉर्म दिखाई देता है, जो कि वांगलिंग से कह रही थी कि अंकल क्या आप मुझे भी जान से मार डालोगे? मैं आपके लिए जरूर हूँ। ये कहते उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वांगलिंग इस इल्यूजन में नहीं फंसता। वो जानता है कि ये भी एक इल्यूजन है और वो अपने रिवर फॉल टेक्निक का इस्तेमाल करते उसे खत्म कर देता है। पर वांगलिंग यहाँ पर जितने भी इल्यूजन्स को तोड़ रहा था, इल्यूजन्स के अंदर वो उतना ही धंसता जा रहा है। तभी अचानक वांगलिंग के सामने डुनटियान समर हो गया, जो कि वांगलिंग को डिसाइपल कहकर पुकार रहा था। यहाँ पर बारी बारी करके वांगलिंग जितने भी लोगों से प्यार करता है वो सब वांगलिंग के सामने आने लगे, मानो जैसे कि वो इस दलदल में धंसता ही जा रहा है। वांगलिंग के मॉम डैड इवन की मिस लिमुआन भी वांगलिंग के सामने आकर उसे अपनी तरफ पुकार रहे थे, जो सुनकर वांगलिंग धीरे धीरे से उनकी तरफ जाने लगा। मिस लिमू ये देखकर काफी खुश थी। वो कह रही थी कि ये है 10,000 इल्यूजन हेवनली डेविल डाउ, जो किसी भी कल्चर की मेमोरीज का इस्तेमाल करके उसके सोल ओरिजिन को जलाना शुरू कर देती है। और जब ऐसा हो जाए तो वो बंदा जज्बाती होकर अपने होशो हवास खो बैठता है, और एक बार जिस आदमी का कंट्रोल उसके दिल और दिमाग से हट गया, उसके बाद वो मेरे रहमो करम पर होता है। मैं उसके साथ जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। ये सब बोलते हुए मिस लिमू धीरे धीरे से वांगलिंग के पास आ रही थी और वो कह रही थी कि वांगलिंग तुम्हारे ओरिजिन सोल ने भड़कना शुरू कर दिया। अब ये आग रुकने नहीं वाली। तुम्हारी किस्मत का फैसला हो चुका है। तुम्हारी ओरिजिन सोल के राख होने के साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। लेकिन मिस लिमू ने वांगलिंग के ओरिजिन सोल को कुछ ज्यादा ही कमजोर आंक लिया था, क्योंकि वांगलिंग के ओरिजिन सोल के अंदर तो एंशिएंट थंडर ड्रैगन की पावर आ चुकी है, जो कि गुस्से के साथ भड़कते हुए फुर से बाहर की तरफ आ गया। जो देखकर तो मिस लिमू पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। वो हैरान होते हुए कह रही थी कि आखिर इसके ओरिजिन सोल में थंडर की पावर्स कहां से आ गई? ये सब हैरान होते हुए कह रही थी। दूसरी तरफ एंशिएंट थंडर ड्रैगन वापस से वांगलिंग की बॉडी के अंदर एंटर होते उसे इल्यूजन से आजाद कर देता है। वांगलिंग यहाँ पर मिस लिमू से कह रहा था कि मैं तुम जैसा नहीं हूँ। मेरा दिल कभी भी शांति से नहीं बैठा। मैं दिखता शांत हूँ, लेकिन मेरे अंदर का तूफान तुम कभी नहीं समझ पाओगी। मैं वो इंसान हूँ जो कि हेवन के खिलाफ गया। हेवन डिफाइन कल्टीवेशन करके मैं असेंडेंट स्टेज में एंटर किया हूँ। मैंने अपने डाउ को खुद अंडरस्टैंड किया है। मेरे ऑब्सेशन, मेरा जुनून मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो मेरी ताकत है। ये बात सच भी थी। वांगलिंग जिन लोगों से प्यार करता है वो वांगलिंग को कमजोर नहीं बनाते, बल्कि वो वांगलिंग को और ज्यादा ताकतवर बनाते हैं। और उनसे प्यार के जुनून की वजह से तो वांगलिंग आज यहाँ तक पहुँच पाया। ये सब कहते हुए वांगलिंग हम मिस लिमू के 10,000 इल्यूजन डबल डाउ को सिर्फ एक कदम के साथ ही तोड़ देता है। मिस लिमू तो ये सब देखकर सदमे में ही चली गई थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ वांगलिंग मिस लिमू से कह रहा था कि तुमने जोर जबरदस्ती अपनी कल्टीवेशन को ऊपर पहुंचाया है। मेरी खुद की हासिल की हुई कल्टीवेशन और तुम्हारी इस बीच में मिली हुई कल्टीवेशन में आसमान जमीन का फर्क है। तुम चाहकर भी कभी मेरी डाउ हार्ट को तोड़ नहीं सकती। तुम्हारी मामूली इल्यूजन्स की अभी इतनी औकात नहीं हुई कि वो वांगलिंग के ओरिजिन सोल को जलाकर राख कर सके। ये सब बोलते हुए वांगलिंग यहाँ पर मिस लिमू के सामने उसके इल्यूजन डाउ को पूरी तरीके से शैटर कर देता है, जो सीन दिखने में काफी जरा कूल लग रहा था। और यहाँ पर इसी जबरदस्त सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।